नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का जो हमारा मैथ है उसका चैप्टर नंबर 6। और देखिए इस चैप्टर नंबर 6 में आज हम सीखेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.1 यानी प्रश्नावली 6.1। तो हमारे चैप्टर नंबर 6 का नाम है त्रिभुज और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और हम सीखने वाले हैं इसकी प्रश्नावली 6.1। और प्रश्नावली 6.1 को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिनको हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, जिससे कि हमें जब हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ी सी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। आइए देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए इसकी एक सिंपल सी परिभाषा बताई जाती है त्रिभुज के बारे में, वो आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। यानी किन्हीं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किन्हीं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है, हमारे इसका नाम रख दिया मैंने ABC। अब त्रिभुज के अंदर देखिए तीन शीर्ष होते हैं, 1, 2 और 3, ये हो गए त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये हो गई, दो भुजा ये और तीसरी भुजा हमारी ये। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर तीन क्या होते हैं, हमारे कोण होते हैं। ये बात आप जानते हैं। बाकी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है ना। बाकी जब हम सवाल सीखेंगे तो और इसकी जो भी डिटेल होगी वो आपको हल्का हल्का करता चलूंगा, बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जान लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो आइए जानते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो देखिए भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को तीन तरह से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। अब देखिए नाम से मालूम चल रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु, सम मानी बराबर, द्वि मानी दो, जिसकी दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है, तो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु, विषम मानी अलग अलग, बाहु मानी भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, यानी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, क्या कहलाता है, हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देख लीजिए कोण के आधार पर। तो हमारे कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई सा एक कोण 90 अंश का होता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई सा एक कोण कितने अंश का, 90 अंश से कम का होता है, यानी ऐसे कहें कि वह त्रिभुज जिसके कोण 90 अंश से क्या होते हैं, कम होते हैं, तो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई कोण 90 अंश से क्या होता है, ज्यादा का होता है, तो वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ में आ गई है। समकोण त्रिभुज कौन सा, जिसमें कोई सा एक कोण 90 अंश का हो। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा, जिसके कोण 90 अंश से क्या हो, कम हो। और अधिक कोण त्रिभुज कौन सा, जिसका कोण 90 अंश से क्या हो, ज्यादा का हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या सीख गए, यहाँ से त्रिभुज के प्रकार सीख गए और त्रिभुज की परिभाषा हमने सीख ली। देखिए अब हम जानते हैं इसके बाद कि भाई समरूप आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं समरूप आकृतियां। देखिए नाम से मालूम चल रहा है समरूप, यानी जिनका रूप एक जैसा हो। रूप एक जैसा मतलब वो देखने में सेम टू सेम लगे। ठीक है, भले ही उनके मान चाहे अलग अलग हों। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी समरूप आकृतियां। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे मान के चलिए मेरे पास ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितने कितने की है, 3-3 सेंटीमीटर की। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितने कितने की है, 5-5 सेंटीमीटर की है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का साइज अलग है, लेकिन इन दोनों का रूप बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये कहलाएंगी समरूप आकृतियां। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या सपोज करिए 2 सेंटीमीटर की है। एक मेरे पास और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या सपोज करिए 4 सेंटीमीटर की है। तो अब ध्यान से देखोगे तो इनका साइज अलग है, दोनों के मान अलग है, लेकिन
दोनों का रूप कैसा है, एक जैसा है, इसलिए ये कहलाएंगी दोनों समरूप आकृतियां। और समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा सपोज करिए 2-2 की है, ठीक है। एक वर्ग दूसरा है जिसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए 5-5 की है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का भी रूप क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, देखने में बिल्कुल सेम है, रूप समान है। तो वो क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां। और समरूप आकृतियों को हम इस तरीके से चिन्ह बना के क्या करेंगे, दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चिन्ह बना के कोई भी समरूप आकृति। तो उम्मीद है कि आप समरूप आकृति समझ गए हैं। अब हम समझते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है। देखिए, अब समरूप में तो केवल रूप एक जैसा होता है, ठीक है, मान चाहे बराबर हो या ना हो। अब सर्वांगसम आकृतियों की क्या कंडीशन है कि भाई रूप तो समान इनका होता ही है, लेकिन इनके मान भी क्या होते हैं, बिल्कुल एक बराबर। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। मान के चलिए ये मेरा कोई एक त्रिभुज है, सपोज करिए इसकी ये वाली भुजा भी 4 की है, ये वाली भी 4 की है, ये वाली 5 की है, ठीक है। अब मेरे पास कोई एक त्रिभुज और है दूसरा इसी प्रकार का, जिसकी 2 भुजाएं 4 की हैं, एक भुजा 5 की है, कोई सी भी कहीं भी। तो अब आप देखेंगे भले इनका रूप हमें अलग अलग दिख रहा है, लेकिन रूप भी समान है अब इनका, और इनके मान भी समान हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज भी क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। तो ये कहलाएगी सर्वांगसम आकृतियां। तो उम्मीद है आप दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं। समरूप आकृतियां जो केवल रूप में समान होती हैं, मान या उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो फिर भी वो क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियां। और सर्वांगसम आकृतियां वो जो रूप में भी एक जैसी हों और उनकी वैल्यूज और उनके जो मान हैं वो भी क्या हों, एक बराबर हों, तो वो कहलाएंगी सर्वांगसम आकृतियां। और सर्वांगसम को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर ऊपर इस तरीके से थोड़ी सी टेढ़ी क्या बना दी जाती है, लाइन। तो ये होता है हमारा सर्वांगसम का चिन्ह, और ये वाला होता है हमारा समरूप का चिन्ह, ये वाला जो मैंने बना के दिखाया, ठीक है। तो अब तक आप इन दोनों को समझ चुके हैं, समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां। देखिए, अब हम सीखते हैं यहाँ से प्रश्नावली 6.1। और देखिए, प्रश्नावली 6.1 का जो सबसे पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें ना इसमें रिक्त स्थान भरने हैं, यानी खाली जगह दे रखी है, वो हमें फिल करनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सबसे फर्स्ट सवाल देखेंगे कि सभी व्रत और डैश डैश खाली जगह दे रखी है होते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही उनका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन रूप में क्या होंगे, सभी लोग समान। तो समझ गए, सभी व्रत क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड सवाल, इसमें कह रहा है सभी वर्ग और डैश 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 को लिख रहा है होते हैं। तो समरूप, ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अरे भाई अभी समझाया था। देखिए, व्रत मान लीजिए ये है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, चाहे 2, चाहे 3, सबका रूप कैसा है, समान। तो सभी व्रत भी क्या होते हैं, समरूप। उसी प्रकार से सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो भले ही क्या हो, हमारा साइज अलग अलग होगा, लेकिन रूप क्या होगा, सबका समान। तो समझ गए, सभी व्रत भी हमारे समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे। अब देखिए, इसने कहा है सभी, और खाली जगह दे रखी है, त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो सबके सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। केवल समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जो क्या होगा, समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज समझ गए, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या हम यूँ कहें कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, ठीक है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। अब देखिए चौथा पार्ट, इसमें कहा जा रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज हैं हमारे पास, ठीक है। वो कब समरूप होते हैं, यदि, इसमें कंडीशन लगा के दी है कि यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से कोई भी बहुभुज, बहुभुज मतलब त्रिभुज हो सकता है, कुछ चतुर्भुज, इसमें ज़्यादा भुजा होती हैं। तो कोई भी बहुभुज तब समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण क्या करिए, दीजिए। जिसमें देखिए फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमसे मांगा है समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण। तो हमने देखिए समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण कौन से लिख दिए, कोई 2 व्रत, आपको पता है
वृत्त आप कोई से भी ले लीजिए दो, वो क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, कोई दो समबाहु त्रिभुज, बिल्कुल सही है, कोई से भी दो समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, वो भी क्या होंगे, समरूप। तो ये हो गए समरूप आकृतियों के दो उदाहरण। ठीक है, अब ऐसी आकृतियों के उदाहरण बताओ जो क्या हो, समरूप नहीं हो। तो हमने लिखा है उदाहरण, जैसे एक वर्ग एवं एक आयत, ये कभी भी आपस में समरूप नहीं होंगे। ठीक है, और एक त्रिभुज एवं एक वृत्त, तो ये भी कभी आपस में क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। आइए देखते हैं अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। यानी ये आपको दो आकृति दे रखी है, इसमें देख के ये बताना है कि ये वाला और ये वाला चतुर्भुज दोनों आपस में समरूप हैं या नहीं है। आइए देखिए कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी आकृति समरूप है या नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 1.5 है, यहाँ 3 है, 1.5 3, 1.5 3 और 1.5 3। तो हमें यहाँ से देख के एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ जो भुजाओं का अनुपात है ना, भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन इनके अनुपात बराबर हैं। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि भाई भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन समरूप होने के लिए कोण भी बराबर होने चाहिए संगत वाले। तो अब आप देखोगे तो कोण यहाँ बराबर नहीं नजर आ रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोण 90 नहीं है, तो पता है इसमें क्या होने वाला है, इसका मतलब ये आकृति समरूप नहीं है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं, करेंगे कैसे, आइए देखिए मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एस आर। ठीक है, और एस आर का अनुपात किनके संग लेते हैं हम, डी सी के साथ। ध्यान से देखते रहे ना, क्योंकि हमें इन दोनों को समरूप बनाना है। ठीक है, तो जिन भी आकृति को समरूप बनाना होता है या समरूप दिखाना होता है कि है या नहीं है, उनके दोनों से एक एक तरफ से वैल्यू क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। देखो किस तरीके से, तो एस आर का मान कितना है 1.5 और डी सी का मान कितना है 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। बोलो कैसे, 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूना 3। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब निकालेंगे कौन, आर क्यू। तो आर क्यू का किसके संग रहेगा, सी बी के संग। किसके संग रहेगा, सी बी। तो फिर से वही 1.5/3, तो काटोगे 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, तो इसका भी एक अनुपात 1/2 आएगा। फिर निकालोगे आप पी क्यू, तो पी क्यू को किसके साथ रहेगा, ए बी के साथ। थोड़ा ध्यान से देखते रहे ना, समझ में आ जाएगा बड़े प्यार से। तो फिर से वही 1.5/3, फिर से वही 1/2 आएगा। अब कौन रह गया, एस पी। तो एस पी का किसके साथ निकालेंगे, डी ए के साथ या ए डी के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर से वही 1.5/3 कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ तक आधी बात तुम्हारी समझ में आ गई है। तो यहाँ से हमें दिख गया कि भुजाओं का अनुपात क्या है, हमारी बराबर है। अब कोणों को भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाला कोण नंबर एस, क्या इस कोण नंबर डी के बराबर है, तो आप कहोगे नहीं है बराबर। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 90 से ज़्यादा है और ये क्या है, 90 है। तो हम करेंगे कोण नंबर एस कोण नंबर डी के बराबर नहीं है। और देख लीजिए आगे, एवं अगला देख लीजिए, मान लीजिए आर को चेक कर लीजिए, तो कोण नंबर आर किसके बराबर नहीं है, कोण नंबर सी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कोई से भी कोण इसमें से क्या नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। और आगे देख लेंगे तो एक एक करके मान लीजिए हम देख रहे हैं कोण नंबर क्यू काई के बराबर नहीं है हमारे, कोण नंबर बी के। और आगे देख लीजिए तो हमें दिखाई देगा कि कोण नंबर पी बराबर नहीं है कोण नंबर किसके, ए के। अब आप देखेंगे तो यहाँ आपके समझ में आ गया। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि भुजाओं का तो अनुपात बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों आकृतियां हमें दी गई हैं ये समरूप नहीं है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे यहाँ से, चूंकि यहाँ भुजाओं का अनुपात तो समान है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चतुर्भुज बराबर सब क्या नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, अतः उपरोक्त चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है,
तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई कि उपरोक्त त्रिभुज दोनों क्या नहीं है, समरूप नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ, जैसा कि हम आपसे हर बार कहते हैं कि यदि वीडियो थोड़ी अच्छी लगे, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कक्षा 10th में पढ़ने वाले अपने सभी साथ के बच्चों को क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ी हमारी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।